हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइटॉन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम एंड हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। आपने फाइलम एस्के एल्मेंथिस तक हम पढ़ चुके थे। तो देखिए बच्चों, फाइलम एस्के एल्मेंथिस तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो पोरीफेरा से लेकर के अभी तक एस्के एल्मेंथिस तक हमने इवोल्यूशन को देखा, यानी विकास को देखा कि किस प्रकार से जंतु के शरीर में जो है वो किस प्रकार के विकास उत्पन्न हुए हैं। उन किसी की बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल से बनी हुई थी, एक अकेली कोशिका से बनी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे फाइलम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जटिलता बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो देखिए, बॉडी कॉम्प्लेक्स के बेसिस के ऊपर हमने बात करी थी कि एक होती है सेलुलर बॉडी, ठीक है ना, यानी एक होती है सेलुलर बॉडी। सेलुलर में भी दो कंडीशन बात करी, यूनिसेलुलर की, मल्टी सेलुलर की, ठीक है। फिर मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय के अंदर हम आए, तो बहुकोशिकीय में पोरीफेरा से हमने शुरू किया था, ठीक है ना। तो हमने सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी देखा, कोशिकीय प्रकार का। फिर हमने उत्तक प्रकार में जो है वो सिलेंट्रेटा को पढ़ा एंड फिर आगे जाकर के हमने फर्दर टिश्यू से लेकर के ऑर्गन तक की बात करी कि किसमें सिर्फ अंग पाए जाते हैं, किसमें अंग तंत्र पाए जाते हैं। तो याद रखना कि लास्ट अपन ने एस्के एल्मेंथिस जो पढ़ा था वहाँ पर अपन ऑर्गन सिस्टम में पहुँच चुके थे कि ऑर्गन सिस्टम तक जो है वो सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र बनने की जो शुरुआत हुई थी वो थी एस्के एल्मेंथिस के अंदर, ठीक है ना। उससे पहले नर्वस सिस्टम बनने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिलेंट्रेटा से हुई थी। पूरी तरीके से हेड कहाँ डेवलप हुआ था? तो हेड हुआ था प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, ठीक है ना। तो ये कॉमन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड आगे का जो अपना फर्दर है, जो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको पीछे की सारी कड़ियाँ याद होनी चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या एनिमल किस किस लेवल के ऊपर है, ठीक है ना। तो उनके एग्जाम्पल, तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपको इस बीच मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस भी बताई थी, परिभाषाएं बताई है। तो जो डेफिनेशंस हैं, जो वर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उन कीवर्ड्स पे बनते हैं एंड उन्हीं से एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको जो है वो एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही अपन जेट की ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखें भाई, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एनिलिडा फाइलम पर। एनिलिडा फाइलम जो है यहाँ पर देखने को ये मिला था कि यहाँ पर देखें, अब एक सिंपल सी चीज़ है, आप एस्के एल्मेंथिस तक ऑर्गन सिस्टम तक की बॉडी आप पढ़ चुके, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम ही आगे और ज़्यादा डेवलप होने वाले, ठीक है ना। तो ऑर्गन सिस्टम तक की बॉडी पाई जाती है। तो देखिए, एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं, ये सबसे पहले सेगमेंटेड बॉडी देखने को इनमें मिली थी, ठीक है ना। इनके अंदर आपके अर्थवर्म वगैरह आते हैं, ठीक है ना, लीच है, जोक है, ये सब इसमें आते हैं। तो एनिलिडा के अंदर पूरी तरीके से सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिली, खंडी भवन पूरी तरह से इनमें विकसित प्रकार का देखने को मिला था, ठीक है। सो सेगमेंटेड है ये, ठीक है ना, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनमें। वास्तविक खंडी भवन पाया जाएगा इसमें, ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इसमें ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले इसी में देखने को मिला था, ठीक है। अब याद करना बच्चों कि मैंने आपको सेगमेंटेड बॉडी जिसमें पूरी तरीके से सेगमेंटेड है उसके लिए पिछले वर्ड यूज़ किया था मेटामेरिज्म, ठीक है ना। क्या वर्ड यूज़ किया था? मेटामेरिज्म। तो ध्यान रखें, इसी को अपन क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। मेटामेरिज्म क्या कहा जाता है? क्योंकि एक सेगमेंट जो है, एक खंड जो है बॉडी का, उसको कहा जाता है मेटामियर, उसी से अपने वर्ड आया है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म या ट्रू सेगमेंटेशन कह दें, ठीक है ना, वास्तविक खंडी भवन, दोनों ही एक ही बात होती है। ये सर्वप्रथम आपको कहाँ? एनिलिडा के मेंबर्स में देखने को मिला था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जनरल, जो अपन पॉइंट्स पढ़ते ही हैं हमेशा, हैबिट एंड हैबिटेट, आवास और प्रवृत्ति।
ठीक है। इनका आवास कहाँ होगा, कहाँ पे पाए जाएंगे? देखिए एनिलिडा के मेंबर्स जो है ये भी ज़्यादातर जो है परजीवी नेचर के होते हैं, पैरासाइट नेचर के होंगे। ठीक है, इनकी प्रकृति क्या होगी, परजीवी होगी, यानी ये किसी अदर एनिमल के ऊपर या किसी एनिमल की बॉडी के अंदर रह करके अपना भोजन लेते हैं। ठीक है ना, क्या लेंगे, अपना पोषण लेंगे। तो पैरासाइट नेचर के हैं ये, पैरासिटिक होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए पैरासिटिक परजीवी, देखिए परजीवी दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। देखिए परजीवी क्या है, अब ये परजीवी बेसिकली जो नेचर है पैरासिटिक नेचर, ये होती है कि किसी अदर एनिमल से फूड लेने की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फूड गेन ऑफ फ्रॉम अदर एनिमल। तो देखें कि किसी दूसरे एनिमल से फूड दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो होती है बॉडी के ऊपर रह करके सिर्फ सक करना, एक दूसरा होता है बॉडी के अंदर रह करके वही अपन कहें डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। तो एनिलिडा के मेंबर्स जो हैं ये ह्यूमन बीइंग के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं, आंत में। ठीक है ना, तो छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर ये देखने को मिलते हैं और यहाँ पर इन्हें पचा पचाया भोजन मिलता है। ठीक है ना, डाइजेस्टेड फूड होता है, तो ये सीधे के सीधे इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो इनके अंदर स्पेशली सक्कर्स पाए जाते हैं ताकि ये सीधा के सीधा फूड को क्या कर सके, एब्जॉर्ब। बिकॉज देखिए बच्चों इनमें डाइजेशन जो है, डाइजेशन की पावर बहुत ही कम होती है, इसलिए इनको एब्जॉर्ब्ड फूड ही चाहिए होता है, अवशोषित भोजन। तो अवशोषित भोजन आप मनुष्य के बारे में अपन पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान रख लेना अभी तक कि ह्यूमन बॉडी के अंदर की जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है, उसका ज़्यादातर क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है। सो एब्जॉर्प्शन, इनको एब्जॉर्ब फूड मिल रहा है। तो देखिए पैरासिटिक नेचर दो टाइप की हो सकती है, एक होता है एक्सोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट अंतः पर, ये हो गया आपके बाह्य परजीवी। ठीक है ना, क्या हो गया, बाह्य परजीवी। एक्सो मतलब बाहर, बाह्य परजीवी भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, जिस प्रकार से जू होती है ना, जू वो बॉडी से क्या करती है, ब्लड को सक करती है, ठीक उसी तरह से एक होता है अपने एंडोपैरासाइट, जो अपन ने बात करा अंतः परजीवी। अंतः परजीवी, तो दोनों ही नेचर जो है वो एनिलिडा के मेंबर्स में देखने को मिलती है। नोट डाउन करें यहाँ पे से भी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बच्चों, इनके अंदर क्या होगा कि लोकोमोशन के लिए, ठीक है ना, अब ये प्रेजेंट है बॉडी के अंदर है सपोज, अब इनमें क्या होगा कि इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन की बात की जाए, ठीक है, गतिमान अंग, देखिए गतिशील अंग जो होते हैं, गति करने के लिए इनके पास किसी प्रकार के कोई अंग नहीं पाए जाते। ठीक है, जैसे कहें अपन लेग्स हैं, लेग्स से मूवमेंट हो जाता है, लेकिन इनमें लेग्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है ना, लेग्स नहीं पाई जाएंगी, ना हाथ है ना पैर हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन्स मिलते हैं जो इनके जो है वो लोकोमोशन का काम करते हैं। जैसे कि देखिए बायो के अंदर जो पॉड या पोडिया वर्ड जो यूज़ किया जाता है, ये हमेशा लेग्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है ना, किसके लिए करते हैं, लेग्स के लिए। ठीक है ना, जैसे कि अपन कहेंगे कि आगे जा कर के अपन देखते हैं कि ऑर्थोपोडा के मेंबर्स हैं, है ना, वो हेक्सापोडा होते हैं। तो उसी तरीके से अपन ने कहा कि पोडिया या पोड्स वर्ड जो होते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, लेग्स के लिए। तो लेकिन इनमें लेग्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इनके अंदर पैरापोडिया पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या पाई जाएंगी, पैरापोडिया या फिर सीटी। ठीक है ना, पैरापोडिया या सीटी,
ये लेग्स की जगह उपस्थित होती हैं और ये लोकोमोशन करने में हेल्प करती है, ठीक है, लोकोमोशन करने में हेल्प करेंगी और साथ ही साथ फूड को सक करने में हेल्प करती है। सीटी का जो फंक्शन होता है, कार्य है, वो है भोजन को अवशोषित करने का भी, ठीक है ना। तो पैरापोडिया इसमें पाए जाते हैं लेग्स के स्थान पर, ठीक है ना, लेग्स की जगह पैरापोडिया प्रेजेंट होंगे और सीटी उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब आए कि फूड की बात कर रहे हैं अपन कि फूड को गेन करने का जो है वो इसका क्या टाइप हो गया, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है। किस प्रकार का, एब्जॉर्प्टिव टाइप का, कि फूड को जो है वो सिर्फ एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके कुछ मेंबर्स हैं जिनमें डाइजेशन भी देखने को मिलता है। एनिलिडा में ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली ही डाइजेशन एब्सेंट होगा, ऐसा नहीं है, इसका क्लासिफिकेशन अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन जब अपन डिटेल में इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ मेंबर्स इसके ऐसे होते हैं जिनमें डाइजेशन भी पाया जाता है, पाचन उपस्थित है। और देखिए अब पाचन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, डाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। अब देखिए इसके अंदर डाइजेशन की बात की जाए, पहले बात करें, एनिलिडा के मेंबर में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। चलो इसको ऐसे ही समझ लो आप, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। देखें डाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक डाइजेशन होता है जो कोशिका के अंदर होता है, ठीक है ना, सेल के अंदर होगा, एक होता है जो सेल्स के बाहर होगा कंप्लीट। जैसे सपोज सेल्स के बाहर की बात करें अपन, हमारा स्टमक है ना, ये कहते हैं ना अपन ह्यूमन स्टमक है। सो ह्यूमन स्टमक में भी क्या होता है कि बीच में एक कैविटी होती है, बीच में एक जगह है जहाँ पर फूड आता है, ठीक है, और जो साइड की जो वॉल्स में जो सेल्स हैं, जो साइड की कोशिकाएं हैं, ये कुछ एंजाइम को स्रावित करती हैं और इस फूड पार्टिकल पर वो एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। सो देखें कोशिकाएं तो है इसकी लाइनिंग में और फूड है कैविटी के बीच में। तो फूड अगर कोशिका से बाहर एंजाइम निकलता है और उस फूड पार्टिकल पे वर्क कर रहा है, सो इसका कहते हैं अपन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब कोशिका, कोशिका के बाहर होने वाला डाइजेशन, सेल्स के बाहर कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो फूड जो है वो डायरेक्ट सेल में नहीं जाएगा, पहले फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा, फिर उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपन लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर आगे जाकर एब्जॉर्ब किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब कोशिका के बाहर होने वाला पाचन, ठीक है ना, सेल्स के बाहर होने वाला। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है एनिलिडा के अंदर, ठीक है ना। इसके ऑपोजिट बात करें तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, इंट्रा मीन्स सेल्स के अंदर होने वाला डाइजेशन। तो ध्यान रखें इसमें कैसा पाया जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाएगा। नेक्स्ट इज डाइजेशन की बात की गई है तो एलिमेंट्री कैनाल पे बात करते हैं, आहार नाल। देखिए इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है, बिकॉज इनमें देखने को मिलता है कि इसमें इसका जो बॉडी प्लान होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं पहले भी, ठीक है ना। सो आहार नाल जो होती है इसकी एलिमेंट्री कैनाल वो कंप्लीट होगी, पूर्ण होगी, माउथ भी प्रेजेंट होगा और एनएस भी प्रेजेंट होता है। सो माउथ से फूड एंटर किया एंड एनएस के थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, उत्सर्जी पदार्थ वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ देखने इससे आपको दो चीज़ें समझ में आ गई कि एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है और साथ ही साथ कंप्लीट है। इसका मतलब इसका बॉडी प्लान जो है वो कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब है। तो ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक। तो देखिए माउथ प्रेजेंट है,
एनस भी प्रेजेंट है। सो माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, तो अब एक्सक्रीशन की बात करते हैं, उत्सर्जन की। देखिए इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उत्सर्जनीय पदार्थ जो होते हैं, वो नेफ्रीडिया के थ्रू उत्सर्जित किए जाते हैं। ठीक है ना, क्या मिलेंगे इसमें? नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं, उत्सर्जनीय अंग। याद करना, पिछले लेक्चर के अंदर मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है ना, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उसी प्रकार उत्सर्जी अंग जो हैं, अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, उनका भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो आगे लास्ट अपन ने प्रोटोनेफ्रीडिया पढ़े थे और नेक्स्ट क्या है? नेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया किस में मिलते हैं? एस्केल्मेंथीज में। नेफ्रीडिया किस में देखने को मिलते हैं? एनिलीडा के अंदर। ठीक है ना। सो ये आगे जाकर के और कैसे डेवलप होंगे नेफ्रीडिया, वो आगे बात करेंगे, आगे का फाइलम में जैसे जैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन करें इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट चीज़ कि इसमें यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की तो हमने बात कर ली। रेस्पिरेशन के अंदर देखें क्या होता है कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। ठीक है ना, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। इनमें गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं जो कि हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। सो हेड रीजन के अंदर इसमें गिल्स प्रेजेंट होंगे। श्वसन, तो देखिए श्वसन जो होता है सबसे कॉमन मेथड जो होता है इनका श्वसन करने का, रेस्पिरेशन का, वो तो होता है इनकी स्किन। ठीक है ना, इनकी चिकनी त्वचा होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। तो चिकनी त्वचा मॉइस्ट स्किन के द्वारा एक तो ये करते हैं रेस्पिरेशन। दूसरा, कुछ रेस्पिरेशन के अंदर पैरापोडिया जो अपन ने लिखा, पैरापोडिया भी हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, इनको ध्यान रखना। ठीक है ना, बिकॉज अब देखिए स्किन से हो रहा है तो स्किन तो कंप्लीट बॉडी की स्किन कहीं की भी हो तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो मॉइस्ट स्किन जो होती है और पैरापोडिया ये भी स्किन में आ गया। सो इनकी स्किन जो होगी वो इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। और कुछ एनिलिडा के मेंबर्स होते हैं जिनके हेड रीजन में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, हेड रीजन के अंदर जो है वो मस्तिष्क वाले भाग में के पास गिल्स उपस्थित होते हैं, तो इसी से ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना कि ये इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपको इससे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट देखें, इसमें बाकी जो आगे की जितनी भी बातें, जैसे सेक्सुअलिटी की बात की जाए तो ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, और सेक्स इसके सेपरेट भी हो सकते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग, दोनों अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। एंड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, डेवलपमेंट की बात करें अपन, परिवर्धन, देखिए बच्चों लास्ट मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, प्रत्यक्ष परिवर्धन और अप्रत्यक्ष परिवर्धन। देखिए डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर तो जाइगोट से सीधा ही जो आगे ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला प्रावस्था बनती है उसमें कोई लार्वा अवस्था नहीं बनती। तो डायरेक्ट के अंदर तो सीधा ही पूरा का पूरा एनिमल बन जाता है, पूरा जीव बन जाता है। लेकिन जिसके अंदर इनडायरेक्ट होता है तो उसमें बीच में एक लार्वा अवस्था हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, सो लार्वा जिस जिसके भी पाए जा रहे हैं, मैंने आपको काफ़ी स्टार्टिंग से बताया है जिस जिसके लार्वा प्रेजेंट होते हैं, सो वो सारे लार्वा के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, सो इसमें ध्यान रखें लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, इसीलिए इसका जो परिवर्धन है डेवलपमेंट वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है।
और इसका जो लार्वा है ना, इनडायरेक्ट, एक तो इनडायरेक्ट इसके लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा इसमें उपस्थित होता है, ध्यान रखें बच्चों। ठीक है ना, ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिडा के मेंबर्स में उपस्थित होता है। तो ध्यान, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ इसमें एनिलिडा के मेंबर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है इसकी सेगमेंटेड बॉडी का होना और इसकी मॉइस्ट स्किन का होना। ठीक है, इसकी स्किन मॉइस्ट है तो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रू सेगमेंटेशन सबसे पहले जो देखने को मिला था वो किस में देखने को मिला, एनिलिडा के मेंबर्स में देखने को मिला। ठीक है बच्चों, सो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले एक चैप्टर को रेडी करने के लिए उसकी थ्योरी पढ़ें। ठीक है ना, सो थ्योरी को पढ़ना एंड अपनी बुक के एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं आप, तो उस बुक के एक एक वर्ड को आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सो बायो हमारा प्लस पॉइंट होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ध्यान रखें बायो हमारा हमेशा प्लस पॉइंट रहे, ताकि हमें अदर सब्जेक्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो एक दो क्वेश्चन जो है वो अपन छोड़ भी सकते हैं, बाकी ऐसा छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस। तो ध्यान रखें बायो के कोई भी अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आप ज़रूर पूछें। टॉपिक के अंदर डाउट है तो वो पूछें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, लेकिन उससे पहले थ्योरी और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।